हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग अब यूपीपीएससी आरओईआर के लिए जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि स्टार्ट किए हैं, उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जो कि होने वाला है। इसमें हम संगम काल और आगे देखेंगे जहाँ तक हो सकता है, तो उसे हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम संगम वंश के बारे में देखें तो पांड्य वंश आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, देखिए पांड्य वंश की जो चिन्ह जो था, मतलब इसको जो संकेत जो मिलता पांड्य चिन्ह को, पांड्य वंश को जो हमने चिन्ह दिया था वो मछली दिया था। इसके अलावा देखिए हम लोगों ने इसके बाद बात करें, आपको चोल वंश से संबंधित जो चिन्ह था वो चीता था। और ऐसे ही चेर वंश से बात करें तो चेर वंश का जो संकेत था वो धनुष था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पांडवंश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, देखिए पांडवों का जो उल्लेख है सर्वप्रथम मेगस्थनी जी ने जो कि किया था। उन्होंने कहा था कि उनका राज्य मोतियों के लिए मशहूर है तथा इस राज्य का शासन जो है एक स्त्री हेराक्लीस की पुत्री के हाथ में है। तो इसी कारण से जानकारी मिलती है कि पांड्य समाज में कुछ मात्र सत्तात्मक प्रभाव हैं जो कि देखने को मिलती हैं। और उनकी राजधानी पांडवंश की, ध्यान दीजिएगा, क्या थी? मदुरई थी। ये चीज़ भी ध्यान देना है। पांड्य जो राजा थे इनको रोम के साथ व्यापार का काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता था, यानी प्रॉफिट होता था उनसे वहाँ से। और उन्होंने रोमन सम्राट जो था ऑगस्टस, इसके दरबार में राजदूत भी है जो कि भेजे थे। ब्राह्मणों का समाज जो है उस समय काफ़ी अच्छा था इनके समय में। और पांड्यराज के, जैसे मैंने बताया कि प्रतीक चिन्ह जो था ये मछली था। अब देखिए इंपॉर्टेंट राजा के बारे में देखें तो इनसे संबंधित, पांडवों से संबंधित जो राजा थे, नेडियोन था, पलसाले मुडकुडमी था, निंदु जिलियन था। नाम में अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। अब देखिए नेडियोन ये पहला ही था जिसके काल में पहरुली नदी है जो कि अस्तित्व में आई थी। इसके अलावा इसी ने है जो कि सागर पूजा का आरंभ है जो कि कराया था। कौन था? नेडियोन। इसके बाद पाल शैले मोडुकुमी की बात करें तो इसकी उपाधि पलशाले थी, जिसका अर्थ क्या होता था? अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला। इसके बाद नंदू चिलियन की बात करें तो इसे हम तलैया लगानम भी कहते हैं। इसने शेर जो था, शेर यानी जो चेर शासक था, इसको बंदी बना लिया था। इसके बाद देखिए मदुरई कांजी में जो है एक रचना है, इसमें इसके जो है कुशल शासन की है जो कि जानकारी मिलती है। और नंदू जलियन ही था जिसने निर्दोष कोवलन को हार चुराने के आरोप में जो कि मृत्युदंड दे दिया था। लेकिन सच्चाई पता जब चली थी इसे, तो इसने खुद की ही आत्महत्या कर ली थी, यानी खुद को ही इसने मार डाला था। नंदू जलियन, ये ऐसे क्वेश्चन आपको कथन में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन भी चांस बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा इनमें से सही है या गलत है। इसके बाद देखिए चोल वंश में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इनका आरंभ जो है चोलमंडलम कोरोमंडल है जो कि कहलाता है। इनका जो केंद्र था सत्ता का, ये उरैयूर था जो कि कपास के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। इसके बाद देखिए बात करें तो इनका जो प्रख्यात राजा था वो कार्यकाल था, जिसके आगमन में ही आरंभ होता है इनका शासनकाल। और मतलब जो स्वर्णिम युग करकाल के समय से जो कि स्टार्ट होता है। इसने क्या किया था? करकाल ने ही पुहार नगर की स्थापना की थी और श्रीलंका से इसने बंदी बनाए गए जो 1200 गुलामों था, गुलाम जो थे, इन्हें कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध है जो कि वहाँ पर बनवाया था। ठीक है, गुलामों से 12,000 गुलामों से इसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध है जो कि बनवाया था। पुहार की पहचान जो है कावेरी पट्टनम से है जो कि की गई है, जो कि चोलों की राजधानी थी। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत जो था वो सूती वस्त्रों का व्यापार था। इसके पास कुशल नौसेना भी थी और इसका प्रतीक चिन्ह, जैसे कि हमने बताया, चीता था यानी बाघ। ठीक है, इसके जो शासक की बात करें तो इनका देखिए प्रथम शासक कौन था? तो इलनजेत चेन्नी था, जिसने उरैयूर नामक राजधानी है जो कि स्थापित की थी। करिकाल की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसे हम जले हुए पैरों वाला भी है जो कि कहते हैं। इसने बेंडी में वेल्लरी तथा 11 अन्य शासकों की संयुक्त सेना को है जो कि पराजित कर दिया था। इसने कावेरी तट पर पुहार नामक शहर की भी स्थापना की थी। और करिकाल ने ही पटिन्ना पहले के लेखक को 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि उपहार में दी थी। अब देखिए चेर वंश के बारे में बात करें तो चेर वंश के बारे में ध्यान दीजिए क्या चीज़ें हैं। तो ये चेर वंश जो था, देखिए पांडवंश के पश्चिम और उत्तर में समुद्री और पहाड़ों के बीच एक सकरी पट्टी में है जो कि स्थित था चेरवंश। ठीक है, इस राज्य का रोम के साथ व्यापार जो है काफ़ी अच्छा था। चेरों का इतिहास चोलों और पांड्यों के लगातार युद्ध से ही है, जो कि जानकारी मिलती है कि इन तीनों की आपस में लड़ाई होती रहती थी। इसमें चेरों ने
चोल शासक जो था करिकाल इसके पिता का वध कर देता है, लेकिन चेर चेर नरेश को भी अपनी जान है जो कि इसमें गंवानी पड़ती है। बाद में दोनों राज्य जो है वैवाहिक संबंधों में बंधकर मित्र बन जाते हैं आपस में। पहले एक दूसरे को मारते हैं, बाद में दोनों मित्र बन जाते हैं। कालांतर में क्या होता है, चेरों ने पांड्यों के साथ चोलों के विरुद्ध है जो कि गठजोड़ है जो कि बना लेते हैं। चेर और पांड्य एक हो जाते हैं और चोलों को हराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चोल काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके थे। तो इसमें होता क्या है, चोलों ने दोनों को पराजित कर देते हैं, यानी चेर और पांड्य दोनों को चोल जो है ख़त्म कर देता है। और इसमें कहा जाता है कि चेर राजा जो था इसने पीठ में घाव लगने के कारण लज्जावश आत्महत्या है जो कि कर ली थी। अब इसी से ही चेर शक्ति का पतन है जो कि शुरू हो जाता है। और इनका देखिए मैंने प्रतीक चिन्ह आपको बताया क्या था, तो चेर का प्रतीक चिन्ह जो था ये धनुष था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। संगम काल की जो 3 परिषद थी, तो देखिए प्रथम तेन मथुरा में हुई थी, द्वितीय जो थी कपाटपुरम में थी और तृतीय मदुरई में थी। अब देखिए इनके इम्पोर्टेंट राज्य की बात करें तो चेरवंश का प्रथम शासक कौन था, तो उदयन जरल था। और इसे ही वार भवन या पेरुनजोरम उदयन है जो कि नाम जाना जाता था। यह तमिल कवि जो थे परनार इनके समकालीन थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। संगम के महत्वपूर्ण कवि जो परड़र थे इनकी प्रशंसा है जो कि की थी, और यह कला का महान संरक्षक था। सेनगुट्टन की बात करें, इंपॉर्टेंट है। चेर वंश में जो है इस महानतम शासक को क्या कहते हैं, तो लाल चेर है जो कि कहते हैं किसे, सेन गुट्टवन को, ठीक है। यह कला का महान संरक्षक था और नौसेना द्वारा मोहर पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। और इसी यही शासक था जिसने पत्नी तैया कन्नगी पूजा जो कि आरंभ की थी, और इसी ने अतिराज की उपाधि है जो कि ली थी। अब देखिए पेरुन जीरल इरुम पौरव की बात करें तो संगम कालीन कवियों के अनुसार यह अंतिम चेर शासक था। किंतु 290 में ईस्वी में एक शासक जो होता है से, जिसे हाथी की आंख वाला भी कहते हैं, इसका भी उल्लेख मिलता है, जिसकी उपाधि मादर जीरल इरुमे पैरे के रूप में है जो कि होती है। देखिए ये सीरीज ये यहाँ पर ये राज्य राजधानी और राष्ट्रीय, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया था कि चेर राज्य की देखिए राजधानी वज्जी या करुयर द्वितीय, और राजधानी क्या थी, तोंडी थी। और इनका जो राज्य चिन्ह था चेर का, तो ये धनुष था। बात करें पांडवंश की, तो देखिए इनकी जो राजधानी थी मदुरई, प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी, और राजचिन्ह इनका पांड्य का मछली था। चोलवंश की बात करें तो इनका राजचिन्ह बाघ था, और राजधानी की बात करें तो पुहार या कोवरी पत्तनम थी, और प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मंडलूर या उदयपुर थी। अब देखिए आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो उदयपुर को हम लोग उस समय कपास का प्रसिद्ध केंद्र है जो कि माना जाता था। प्राचीन काल में तमिल लोग जो है एक और मिस्र और अरब के यूनानी या हेलेनिस्टिक राज्य के साथ, और दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ जो कि ये व्यापार करते थे, और चीन भी जो है इनसे व्यापार करता था। सामाजिक स्थिति की बात करें तो देखिए तमिल ब्राह्मण जो होते थे ये मदिरा और मांस का सेवन भी उस समय करते थे। अक्षत्रिय और वैश्य जो है संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में जो कि दिखाई देते हैं। सेनाध्यक्ष जो होते थे इनको एक औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनाडे की उपाधि है जो की दी जाती थी, ठीक है। चोल और पांड्य दोनों राज्यों में असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकारी होते थे। इनको हम वल्लाल है या धनी किसान है जो कि रखे जाते थे, कहा जाता था इन्हें वल्लाल है कहा जाता था। और शासक वर्ग को क्या कहते थे, तो अरसर है जो कि कहते थे। और उस वर्ग के जो वल्लाल से वैवाहिक संबंध थे, जबकि वल्लाल चौथी जाति के समूह के हैं जो कि आते थे, यानी एक प्रकार से निचली जाति के थे। अधिकांश भूमि वल्लालों के हाथ में थी, और उन्हीं से किसान वर्ग है जो कि बना था। खेत मजदूरी का काम सबसे निचले वर्ग के लोग, जिसे हम कटाइसियर है कहते हैं, ये करते थे। और जिनकी हैसियत में गुलामों की हैसियत से भी नाम मात्र का अंतर था, यानी गुलामों की कैटेगरी में ही आते थे। पेरियार जो होते थे ये लोग जो है खेत मजदूरी जो कि करते थे। समकालीन संगम समाज जो था, तो इसके बारे में बात करें तो इनका विभाजन देखिए तमिल साहित्य के अनुसार 5 भागों में था। ब्राह्मण जो उच्च वर्ग था, अरसर जो शासक वर्ग था, बेनिगर जो वणिक यानी बनिया वगैरह होते थे, वल्लाल की बात करें तो बड़े कृषक और जो शासक वर्ग से संबंधित थे, और वेल्लार जो होते थे ये मजदूर कृषक वर्ग से संबंधित थे। और इनके वर्ग के मुख्य क्या कहते थे, तो वेल्लारी है जो कि कहते थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। धार्मिक अवस्था की बात करें तो यहाँ पर देखिए पड़ोसी देशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता जो थे मुर्गुन थे, जो आरंभ मध्यकाल में सुब्रमण्यम और सुब्रमण्यम है जो कि कहलाते थे। लोग मृतकों को दान चाहते थे इस समय, और शवदाह की भी प्रथा जो है प्रारंभ हो गई थी। परंतु जो है महापाषाण अवस्था से चली आ रही जो दफनाने की प्रथा जो थी ये भी चल रही थी, यानी ये बंद नहीं हुई थी। शासन प्रणाली की बात करें तो शासन
इस समय भी वंशानुगत था और राजा जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था और राजा का सर्वोच्च न्यायालय जो है मनरम है जो कि कहलाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली परिषदों की बात करें तो देखिए अमाइचर जो कि मंत्री था, पुरोहितार ये पुरोहित था, दूतार दूत था और ओर्रार जो है जासूस था। अब देखिए नगरीय और ग्रामीण प्रशासन की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो देखिए नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में देखिए मनरम जो है नगरीय में प्रमुख था और ग्रामीण में पुड़ियल है जो कि प्रमुख था। ग्राम प्रशासन की जो निचली इकाई थी वो ग्राम ही थी। छोटे ग्रामों की सभा जो है अवय है जो कि कहलाती थी, जो कि स्थानीय विवाद और रोजगार से संबंधित मुद्दों को डील करती थी। बड़े ग्राम या नगर को हम क्या कहते थे तो उर है जो कि कहते थे और छोटे ग्राम को सिरयूर है जो कि कहा जाता था। अब देखिए प्रमुख नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है तो देखिए उरयूर क्या थी तो ये चोलों की राजधानी थी और सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र थी। पुहार की बात करें तो ये जो है चोलों की समुद्री तटीय राजधानी तथा प्रसिद्ध बंदरगाह था। मदुरई की बात करें तो पांड्य शासकों की राजधानी थी। कोरकई की बात करें तो पांड्य की समुद्र तटीय राजधानी थी। करयूर की बात करें तो ये चेर शासकों की राजधानी थी। भूसरी की बात करें तो ये जो आपका मुसरी जो था ये चेरकालीन बंदरगाह था। अब देखिए कर प्रणाली की बात करें तो भूमि कर की दो प्रमुख माप थी कौन कौन सी, माँ और वेली। भूमि कर को हम क्या कहते थे इस समय तो कराय है जो कि कहते थे। इस काल में चुंगी और सीमा शुल्क जो था इसे हम उल्गू और संगम है जो कि कहते थे। जबरदस्ती कर या अतिरिक्त मांग को हम क्या कहते थे तो अरवै है जो कि कहा जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए सैन्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो सैन्य व्यवस्था में देखिए सेना जो थी इस समय चार भागों में है जो कि बटी थी, रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल। सैनिकों को आह्वान के लिए नगाड़े और शंख है जो कि बजाए जाते थे। आपने मूवियों में भी देखा होगा, पुरानी मूवी जैसी ही बनती थी। युद्ध में मृत्यु जो थी ये स्वर्ग के द्वार के रूप में है जो कि मान्यता थी उस समय। मृत सैनिकों की पत्थर की मूर्तियां जो कि बनाई जाती थी यानी सम्मान दिया जाता था और राजा जो होता था ये स्वयं सेना का नेतृत्व है जो कि करता था। और यहाँ पर शत्रु को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जो पहुँचाया जाता था वो फसलों को नष्ट करके ही विधान था कि सब शत्रु को कैसे नुकसान पहुँचाना तो उसकी फसलों को नष्ट करके। अब देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में चेर पाद का उल्लेख है जो कि संभवतः चेरों के विषय में है जो कि जानकारी देता है। ठीक है, मंदिर को हम लोग नागर, कोट्टम, पुरई और कोली है जो कि कहा जाता था। अब देखिए संगम साहित्य और तमिल भाषा की बात कर लेते हैं तो संगम साहित्य 9 संग्रह ग्रंथों में है जो कि मिलता है आपको। इसके अलावा बात करें तो देखिए तमिल ग्रंथ आपका तोलकपियम जो कि व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। तिरुक्कुलर की बात करें तो इसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। तथा दो जो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं शिल्पाधारिक्रम और मणिमेखले हैं। संगम साहित्य का अंतिम संकलन 600 के आसपास है जो कि होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए संगम कालीन मुख्य शब्दावली देख लेते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं ये ध्यान दीजिएगा, तोंडी, नौरी, मुसिंदी, नेलसिंडा। और पूर्वी तट के बंदरगाह अरकामेडू, वसौ समुद्र और पोतयम। इसमें पूछ लेगा आपसे कि कौन सा बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है या पूर्वी तट से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पुलैयन जो था ये रस्सी बनाने वाली जाति होती थी। कैडेसियस ये निम्न जाति के लोग जो कि कृषि कार्य से संबंधित थे। कुदिस की बात करें तो जनजातियाँ थीं, तुदियान, परयान, पनान और कदम्ब। इसके बाद देखिए बात करें, देखिए संगमकालीन 3 बड़े महाकाव्य थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिल्पादिक्रम की बात करें तो इसका अर्थ क्या था तो नुपुर की कहानी इसका अर्थ है। इस महाकाव्य की रचना चेर शासक जो सेनुगुट्टुवन था इसके भाई जो था इलांगो आदिगल इसने की थी 2री-3री शताब्दी के आसपास। इस महाकाव्य का विषय नायक जो था कोवलन और नायिका जो थी कन्नगी इनके प्रेम प्रसंग से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मणिमेखले की बात करें तो देखिए मथुरा के एक व्यापारी तो जो था बौद्ध व्यापारी शीतले संतनार इसने इस महाकाव्य की रचना है जो कि की थी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और कपालिक की बात करें तो शैवधर्म का उल्लेख है जो कि यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जीवक चिंतामणि की बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महाकवि जैन मुनि जो थे तिरुतक्केदेवर द्वारा यह महाकाव्य है जो कि लिखा गया था जीवक चिंतामणि और इसमें 13 खंड है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और इस काव्य में जो नायक था राजकुमार जीवक इसने 8 विवाह कर समस्त सुखों का भोग है जो कि किया था और बाद में सन्यासी बन जाता है। इसमें लेखक ने जैन मतानुसार गृहस्थ जीवन के स्वरूप को जो कि स्पष्ट किया है और इस महाकाव्य में जो है श्रृंगार रस की अधिकता जो कि देखने को मिलती है। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है जो कि मिलता है, जिसमें मंडनूल यानी विवाह ग्रंथ भी है जो कि इसे कहा जाता है। उपयुक्त महाकाव्यों के अतिरिक्त 2 अन्य महाकाव्य भी थे, वलयपति और कुंडल केसी। इनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, बस ये ध्यान दीजिएगा ये दोनों संगम साहित्य से जो कि संबंधित हैं।
देखिए आगे आपके लिए गुप्त साम्राज्य है, तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आपको इनके ना नोट्स बनाने हैं या आपको इनकी अच्छे से थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंशियंट हिस्ट्री की, तो उससे आप उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।